रितेश अग्रवाल दुनिया के सेकंड यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर। जब उन्होंने ओयो शुरू किया था तब वो 19 साल के थे और जब तक वो 25 साल के हुए अगले 6 साल में वो अपनी कंपनी को पूरी दुनिया में फैला चुके थे। और ये उन कंपनीज में से है जो सिर्फ दिखती नहीं है बड़ी बल्कि प्रॉफिटेबल भी। रितेश ने ओयो कैसे शुरू किया, कैसे उनको ये आइडिया आया, कैसे ओयो लगातार प्रॉफिटेबल रहा, कैसे ओयो की वैल्यू नीचे जा रही थी और फिर से वो प्रॉफिटेबल बन गया, इस वीडियो में सब कुछ जानिए। इस वीडियो में जो भी बोला गया वो मन से नहीं बोला गया, नीचे सारे फैक्ट्स है और लॉजिकली बोला गया। आप चेक जरूर करना डिस्क्रिप्शन में। दर्शन प्रोडक्शन हमेशा से आपको वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहा है और इस वीडियो में भी वो यही करेगा। आप एज अ रैशनल सोल इस केस स्टडी से क्या जान सकते हैं और अपने बिजनेस में क्या अप्लाई कर सकते हैं आपको पता लगेगा। रितेश अग्रवाल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट बहुत ही अनडेवलप्ड है। वहाँ का लिटरेसी रेट उस समय 20-30% था और इंडिया का लिटरेसी रेट उस समय 60-70% था। अपने पूरे भाई बहनों में वो सबसे छोटे थे। जब वो 14 साल के थे, मतलब 2007 में, तब तक उनको अच्छे से कोडिंग करते आने लगी थी। फैमिली मिडिल क्लास थी पर ऑफ कोर्स इन्वायरमेंट अच्छा था, तभी वो ऐसी अच्छी चीजें सीख पा रहे थे, क्योंकि बिना अच्छे इन्वायरमेंट के ऐसी चीजें सीख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इनके घर में भी एक दुकान थी जहाँ पे ये बैठा करते थे और यहाँ से कहते हैं कि सेल्स की इनको थोड़ी नॉलेज मिली। इन्होंने 14 साल की उम्र में ही सिम कार्ड्स बेचना, FMCG प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया था। तब भी ये दुकान में काम कर रहे थे और तभी की बात है, एंटरप्रेन्योरशिप नाम का वर्ड इंडिया में नया नया था, ग्रो हो रही थी ये इंडस्ट्री। उसी दौरान उन्होंने ये वर्ड सुना था कहीं पे, तो कभी भी कोई भी पूछता था तो ये बोलते थे कि मैं एंटरप्रेन्योर बनूंगा। खैर तभी उनको इस वर्ड की मीनिंग नहीं पता थी, पर इट वाज गुड टू शो ऑफ। पर समय के साथ एंटरप्रेन्योरशिप में इनका सही में इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया और इन्होंने सोचा कि मैं IIT जाऊंगा। इसके लिए कोटा गए कोचिंग करने। वहां पे गए तो इन्होंने देखा कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेसिंग माहौल है और इनको ये पढ़ाई इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इनको कोडिंग वगैरह पहले से आती थी। इनका दिमाग इस तरीके से काम नहीं कर रहा था। उसी समय ये कोटा से बार बार दिल्ली जाते थे बस से और वहां पे जाके एंटरप्रेन्योरशिप के जितने भी सेशंस इनको पता लगते थे उनको अटेंड करते थे। क्योंकि ये छोटे बच्चे थे इसलिए इनको बहुत सारे सेमिनार्स में फ्री में जाने मिल जाता था। इसी समय जब वो कोटा से दिल्ली जाते थे तो इनको कहीं भी रुकने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और बहुत सारे इन्होंने ऐसे घर भी देखे जहाँ पे रुकने की ठीक ठाक व्यवस्था थी, पर किसी को उनके बारे में पता ही नहीं चल पाता था। घर के ओनर्स को भी पता नहीं चल रहा था कि वो कैसे अपने घरों को बताए लोगों की यहाँ पे आके तुम रुक सकते हो। उनका कोई प्राइस और सर्विस भी फिक्स नहीं थी। मतलब उन्होंने देखा कि ये एक चीज है जो करी जा सकती है। इसी समय Airbnb भी बहुत फेमस हो रहा था। Airbnb का कॉन्सेप्ट सिंपल था कि आप किसी दूसरे देश में घूमने जाते हैं फ्लाइट से, एयर से, उसके बाद आप जाके रुकते हैं, आपको बेड एंड ब्रेकफास्ट BNB ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट मिल जाएगा किसी के घर में और आप उनके कल्चर से भी एक्सपोज हो जाओगे। इसलिए तो Airbnb इतना चल रहा था। इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं था और रितेश ने इसे अप्लाई करने की इंडिया में सोचा। तभी इन्होंने अपनी एक कंपनी शुरू करी जिसका नाम था ओरेवल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने इस आइडिया पे काम भी करना शुरू किया। तो ये आइडिया चल ही रहा था और इसी समय IIT का एग्जाम देते हैं, वो क्लियर नहीं हो पाता है और उसके बाद उनकी 12th भी खत्म हो जाती है। तो वो दिल्ली के कॉलेज में एडमिशन ले लेते और 12th और कॉलेज के बीच में जो छुट्टियां मिलती हैं, उन छुट्टियों में रितेश पूरी की पूरी होटल इंडस्ट्री को एक बार समझने की पूरी कोशिश करते हैं। ये बहुत सारा ट्रैवल करते हैं, अलग अलग होटल्स में रुकते हैं, ओनर से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस को जानने की कोशिश करते हैं। इट वॉज काइंड ऑफ अ फील्ड सर्वे। फिर जब कॉलेज शुरू होता है तो रितेश सिर्फ 2 दिन तक कॉलेज जाते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि मैं कुछ दिन ब्रेक लेता हूँ और ये ब्रेक 6 महीने का हो जाता है। 6 महीने बाद इनके पापा आते हैं और उनसे सब बातें होती, कॉलेज क्यों नहीं जा रहा है XYZ, और फिर उसके बाद ही उनको कन्विंस करते कि मुझे 1 साल दे दो, मैं 1 साल इस चीज़ पे काम करता हूँ, अगर मुझे इस पे कुछ भी नहीं मिलता तो मैं कॉलेज ज्वाइन कर लूँगा। कॉलेज छोड़ने के डिसीजन पे इनका खुद का इतना कॉन्फिडेंस इसलिए आया क्योंकि इनको दिख रहा था कि ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर इनको एक वेंचर नर्सरी करके प्रोग्राम है, उसमें सिलेक्शन मिल जाता है और उसी सिलेक्शन के बाद इनका आइडिया इनको और ज़्यादा क्लियर होता है। बेसिकली इस प्रोग्राम में अप टू 13 वीक्स की गाइडेंस दी जाती है आपके स्टार्टअप को लेके, आपके आइडिया को लेके। बात क्लियर हो गई थी कि अगर मैं सस्ते रूम्स अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड कर दूं लोगों को तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा और ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल होगा। एक और चीज रितेश को पता लगी थी कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इतना ज्यादा भी खर्चा नहीं लगता कि आप उससे प्रॉफिट जनरेट ना कर पाओ। ये बस ओनर्स का आलस है जो उनको कह रहा है कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड ना करो। वो अगर चाहे तो प्रॉफिटेबल रह के बेहतर सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। धीरे धीरे करके पूरा मॉडल क्लियर होने लगा था। फिर 2013 तक
ओरेवल स्टेज का नाम बदल के ओयो कर दिया गया था और मॉडल भी क्लियर हो गया था। फिर एक होटल ओनर जिसकी उनसे पहले से पहचान थी, उससे जाके ये बात करते और इस मॉडल को टेस्ट करने की कोशिश करते। टेस्ट करने के लिए उन्होंने ओनर को बहुत ही सिंपल डील दी। उन्होंने कहा कि मैं आपकी होटल को अच्छा बनाऊंगा, उसे कहीं पे लिस्ट करूंगा और अगर कस्टमर आते हैं तो उससे मैं कमीशन लूंगा। आपको कुछ नहीं करना है। अगर ये पूरी की पूरी चीज़ फेल हो जाती है तो जो भी लॉस होगा वो मेरा, आपको कुछ करना ही नहीं। ओनर को डील अच्छी लगी, उसने कहा ठीक है मान जाता हूँ। वो मान गया। उसके बाद रितेश मार्केट से जाके कुछ सामान लेके आते हैं जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है रूम में करते हैं, मतलब मैट्रेस लगाना, बेडशीट्स अच्छे करने वगैरह वगैरह। ऐसा करने के बाद वो टॉयलेट्स क्लीन कराते हैं और सारी चीज़ें ठीक कर देते हैं बेसिकली रूम में। उस रूम की अच्छी फोटोज़ लेके अपनी वेबसाइट्स वगैरह में अपलोड कर देते हैं जहाँ पे वो काम कर रहे थे, उसका प्रमोशन करते हैं। और रूम की ऑक्यूपेंसी पहले 15% थी, रितेश के काम करने के बाद रूम ऑक्यूपेंसी उस होटल की 90% से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाती है। ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल था और पहले होटल से भी रितेश प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे। जैसे ये चीज़ दूसरे होटल वालों को पता लगी, दूसरे होटल वाले खुद रितेश को अप्रोच करने लगे टू डू दिस। अभी तक जितनी भी बड़ी लग्जरी होटल चेन्स है जैसे ओबेरॉय, ताज, हिल्टन, मैरियट, ये सारी की सारी होटल चेन सिर्फ लग्जरी पे फोकस करती है, सिर्फ हायर क्लास ऑडियंस पे फोकस्ड है और मिडिल क्लास के लिए ऐसी कोई भी चेन इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी। रितेश को अपॉर्चुनिटी साफ दिखने लगी और यहीं पे होती है एक ऐसी चीज जो उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती, दैट वाज थील फेलोशिप। पीटर थील बेसिकली एक अमेरिकन बिजनेसमैन है। इन्होंने एलॉन मस्क के साथ पहले पेपल बनाया था। अभी उनकी और भी कंपनीज है, 0 to 1 उनकी बहुत ही फेमस किताब है और वो एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कोई भी बच्चा अगर अपना कॉलेज छोड़ता है और उसके आइडिया पे पीटर थील को इंटरेस्ट आता है तो पीटर थील उनको एक फेलोशिप देते हैं $1000 की, जिससे स्टूडेंट का बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। साथ में पीटर थील उसे गाइडेंस भी देते थे उनकी इंस्टीट्यूट में। रितेश एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस पीटर थील फेलोशिप को लिया था और उनको इतने सारे पैसे भी मिले थे। वहाँ पे वो गए, उन्होंने बिजनेस अच्छे से सीखा, अपने आइडिया को और ज्यादा नर्चर किया और वहां से फिर इंडिया वापस आए। जब वो वहां पे थे तब तक रितेश 3 होटल्स को मैनेज कर रहे थे और तीनों प्रॉफिटेबल भी थे। जब वो वहां से वापस आए तो उन्होंने सीधा सोचा एक्सपेंड करने की। वैसे ये जो बिजनेस था वो 50 होटलों के साथ छोटी सी टीम के साथ अच्छा भी बन सकता था सिर्फ दिल्ली के लिए, क्योंकि ये शुरू से ही प्रॉफिटेबल था, बिना किसी फंडिंग के अच्छे से चल सकता था। पर रितेश ने सोचा कि मुझे इस पूरी की पूरी चेन को रिवॉल्यूशनाइज करना है, इसलिए उन्होंने उसको पूरे इंडिया में एक्सपेंड करने का सोचा। और रितेश के पास अभी तक कोई भी टीम नहीं थी। उन्होंने लिंक्डइन जैसी सारी वेबसाइट्स में टीममेट ढूंढना शुरू कर दिया, पर उनको अभी तक कोई अच्छा नहीं मिल रहा था। बहुत सारी मीटिंग्स हुई, फिर उनकी बात होती है अभिनव सिन्हा से। वो बिल्कुल वैसे ही टीममेट थे जो वो ढूंढ रहे थे। वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से पढ़ के आए थे, इंडिया में बहुत ही अच्छी जॉब कर रहे थे, पर उनका भी मन था कोई कमाल का स्टार्टअप करने का। उनको ये आइडिया बहुत पसंद आया। रितेश और अभिनव साथ में इस पे काम करने लगे। एक और व्यक्ति से मुलाकात हुई जिनका नाम अनुज था। सबने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट ली। अब जैसे रितेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ब्रांडिंग की और सेल्स की, अभिनव की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी होटल को ऑपरेट करने की और इस पूरे प्रोसेस को, जो होटल एक्विजिशन का प्रोसेस है, उसको स्टैंडर्डाइज करने की। मतलब एक ही प्रोसेस बन जाए जिससे जाके हम हर एक होटल के साथ फटाफट अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके उसे अपने मार्केट प्लेस में लिस्ट कर पाए। और अनुज फोकस कर रहे थे अच्छी सप्लाई मैनेज करने के लिए। 1 साल के अंदर इन लोगों ने 50 प्रॉपर्टीज को अक्वायर कर लिया। तब तक टीम मेंबर्स भी 5-6 हो गए थे, पर उनको साफ साफ समझ में आ गया था कि अगर उनको बहुत एक्सपेंड करना है, पूरी इंडिया में करना है, तो उनको बहुत बड़ी टीम चाहिए होगी। तो उन्होंने स्टार्टअप में लोगों को हायर करने में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे रितेश ने थोड़ा सा इनोवेशन लगाया। उन्होंने अपने हर एक टीम मेंबर से कहा कि आप मुझे 10 ऐसे लोगों के नाम दो जो बेस्ट काम करते हैं आपके हिसाब से, जिससे आप अभी तक मिले हो। उन्होंने ऐसा ही किया और फिर उसके बाद रितेश ने हायरिंग शुरू करी। 50-60 लोगों की टीम हो गई और उसके बाद एक्सपेंशन और ज्यादा तेज होने लगा। ओयो ने अपनी प्रोसेस पे बहुत ध्यान दिया, जिससे उनकी चीजें समझना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो जाए। 2014 के एंड तक सब कुछ हो गया था और ओयो गुड़गांव की सबसे बड़ी होटल चेन बन गई थी और अब बारी थी इंडिया की सबसे बड़ी होटल चेन बनने की। और ऐसा करने के लिए उन्होंने अपनी एक्सपेंशन की स्पीड पे बहुत ध्यान दिया। ऐसा प्रोसेस तैयार हो गया था कि 3 मीटिंग और 4 से 5 दिन के अंदर किसी भी होटल को अक्वायर करके अपने मार्केट प्लेस में वो लिस्ट कर पा रहे थे। इसी प्रोसेस के चलते उन्होंने सिर्फ 1 महीने में 130 होटल को लिस्ट करना शुरू किया। मार्केट में कॉम्पिटिटर्स भी आ रहे थे, इसलिए एक्सपेंशन और ज्यादा तेज करने की उन्होंने कोशिश की और 2016 तक पूरे इंडिया में 4500 होटल्स को ओयो में लिस्ट कर लिया।
और अब ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड नेटवर्क बन गया था। यही समय है जब थोड़ा थोड़ा ओयो को नेगेटिव रिव्यूज मिलने भी शुरू हो गए। क्लीन बाथरूम से लेके कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, बहुत सारी चीजें होटल ओनर खुद प्रोवाइड नहीं करते थे। अभी भी आप अगर किसी ओयो में रुकोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रेकफास्ट के वो अलग से पैसे चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि जब ऐसी चीजें बहुत बड़े स्केल में इम्प्लीमेंट होती है तो कहीं ना कोई लूपहोल जरूर ढूंढ लेता है अपने खुद के फायदे के लिए, और इससे ब्रांड की इमेज खराब होती है। इसके बाद ओयो ने एक्सपेंशन को थोड़ा कम किया और सर्विस पे ज्यादा ध्यान दिया। कोई भी बिजनेस हो, अगर वो कस्टमर को किसी भी बिजनेसमैन से कनेक्ट कर रहा है और एक मार्केट प्लेस बना रहा है, तो ये जो बिजनेस प्रॉमिस करेगा, ये बिजनेस ओनर हो सकता है इसको डिलीवर ना करे अगर सिस्टम अच्छा नहीं है तो। ओला के साथ भी ऐसे ही होता है, रैपिडो के साथ भी ऐसे ही होता है, और ओयो के साथ भी ऐसे ही होता है। इसी बीच कुछ इनोवेशंस हुए जो बहुत फेमस हुए, जैसे अर्ली चेक इन। आप होटल पे 1-2 घंटे पहले पहुंच गए तो आपको बैठे नहीं रहना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, आपको रूम्स अवेलेबल होंगे तो तुरंत मिल जाएंगे। कपल फ्रेंडली होटल्स का कंसेप्ट लाया गया, कपल्स होटल में जा सकते थे, ये तो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। ओयो इंडिया में डोमिनेट करने लगा था और अब वो वर्ल्ड में जाना चाहता था। ग्लोबल सेगमेंट में यूरोप और चाइना के होटल्स पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहे थे। ओयो इसमें भी धीरे से घुसता है और मार्केट को अच्छे से समझता है। चाइना के कल्चर को समझने के लिए ओयो ने चाइना के लोगों को ही हायर किया जो लोकल लोग थे, और उनको लीडर बनाया। वहां पे ओयो का बहुत बड़ा बिजनेस बन गया। जितना इंडिया में है लगभग उतना ही चाइना में भी है। ये सब हुआ है कल्चर को अच्छे से समझने के लिए। इसके बाद नेपाल, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सारी जगह ओयो ने एक्सपेंड किया। इस पूरे के पूरे मार्केट सेगमेंट का सबसे बड़ा कोई मार्केट है तो वो है यूरोप। वहां भी उन्होंने एक लीजर होम कंपनी को अक्वायर किया 300 मिलियन यूरोज में। जिस कंपनी को उन्होंने अक्वायर किया, इस चेन के पूरे यूरोप में 30,000 वेकेशन होम्स थे, और फिर वेकेशन होम्स के मार्केट में भी ओयो काफी अच्छे से चला गया। ये सब करने के लिए ओयो को फंडिंग भी बहुत आसानी से मिल रही थी। सॉफ्ट बैंक ने $1 बिलियन इन्वेस्ट किया। बाहर से इतना सारा इन्वेस्टमेंट आ गया कि रितेश का खुद का कंपनी में स्टेक बहुत कम हो गया, 10% बस बचा। और रितेश ने सोचा कि ये मुझे बहुत लंबे समय तक करना है, तो इसमें मैं अपना स्टेक बढ़ाता हूँ। रितेश ने लोन लिया जापानीज बैंक से और पुराने शेयर होल्डर्स के स्टॉक बेचे और खुद 2 बिलियन कंपनी में इन्वेस्ट किए। इंडिया के बहुत सारे 3 स्टार और 4 स्टार होटल्स को भी ओयो ने एक्वायर कर लिया। वर्किंग स्पेस के मार्केट में भी ओयो अच्छे से घुस रहा है। एयरबीएनबी ने खुद ओयो में इन्वेस्ट करके रखा है। पेंडेमिक में ओयो को बहुत लॉस हुआ था, पर उससे ओयो ने रिकवर कर लिया। काफी सारे एम्प्लॉयज को फायर करना पड़ा। फाइनेंशियल ईयर 2023-22 के बीच में पहले 6 मंथ्स में ओयो ने अपनी प्रॉपर्टीज का नंबर बहुत डिक्रीज कर दिया। 17,994 प्रॉपर्टीज से 12,546 कर दिया। और ऐसा सिर्फ उन्होंने इसलिए किया जिससे वो सर्विस बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर पाए और एक्सपेंशन को कम कर पाए। ग्लोबली भी ओयो ने बहुत सारी वर्कफोर्स को कम किया। ओयो का सिर्फ 27% रेवेन्यू इंडिया से आता है, बाकी सारा इंडिया के बाहर से आता है। और ऐसा सब करने के बाद फाइनली ओयो फिर से प्रॉफिटेबल बन गया। 2013 के बाद से जब से ओयो ने एक्सपेंड करना शुरू किया था, तब से वो थोड़ा कम प्रॉफिटेबल था या फिर लॉस में था, पर 2013 के बाद से फाइनेंशियल ईयर 23 सबसे ज्यादा ओयो के लिए प्रॉफिटेबल रहा। 254 करोड़ का प्रॉफिट देखने मिला, जो एडिबा है, मतलब टैक्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन वगैरह के पहले, और ये ओयो के लिए बहुत अच्छी बात है। वैसे ओयो जैसे बिजनेस के लिए इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, इंडियन ऑडियंस इनके साथ अडेप्ट हो पाए, ये बहुत बड़ी बात है। हमेशा लोग इसमें लूपहोल्स ढूंढ लेते हैं, प्रॉब्लम्स ढूंढ लेते हैं और सर्विस को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। इसमें कस्टमर्स की कोई गलती नहीं है, गलती कंपनी की ही है। उसे ही ऐसे इनोवेशंस करने पड़ेंगे कि ये प्रोसेसेस इतनी अच्छी हो जाए कि होटल ओनर्स खुद ओयो के पास आए। अभी बहुत सारे होटल ओनर्स ओयो के सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स निकाल लेते हैं। आप जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मांगेंगे चेक इन के, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस ओयो का इतना अच्छा नहीं रहा है, आप अपना बताइए। अभी रितेश अग्रवाल को शार्क टैंक में बुलाया गया है और उनकी कंपनी की वैल्यूएशन $2.7 बिलियन की। लेट्स सी आगे क्या होता है। दर्शन प्रोडक्शन होप्स की सब अच्छा ही हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शन प्रोडक्शन की डॉक्यूमेंट्रीज आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं, सब्सक्राइब करें। हम बने आपके साथ, आप भी बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।